हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम MPSE 011 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में संघवाद का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं संघवाद क्या होता है। आपको पता है भारत भी संघवाद है, जिसमें क्या होता है, सत्ता जो है वो दो स्तरों पर बांटी जाती है। एक अपना केंद्र होता है, दूसरा प्रांत होता है। ये कि इससे क्या फायदा है, केंद्र जो अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, तो केंद्र जो यूरोप स्तर पर था और राज्य जो हर देश के अपने स्तर पर था। दोनों स्तर अपने अपने क्षेत्र में फैसले लेते थे, केंद्र में और राज्य राज्यों में। यूरोपीय एकीकरण क्या है? बाय द वे, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। अब यूरोपीय एकीकरण क्या है? यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ने और मिलकर काम करने के लिए काम करना यूरोपीय एकीकरण कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने और आर्थिक विकास के लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें EU नाम का संगठन बना, जिसने यूरोप के कई देश मिलकर साथ आए। संघवाद यूरोपीय एकीकरण में कैसे लागू हुआ? तो यूरोप में कुछ नीतियां सब देशों ने मिलकर बनाई, जैसे व्यापार नीति हुई, पर्यावरण नीति हुई। कुछ देशों में एक ही मुद्रा यानी कि यूरो को चलाने का फैसला भी लिया। यूरोप के लिए यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग जैसी संस्थाएं बनाई गई। इससे यूरोप में एकता और शांति बनी और देश एक दूसरे के करीब आ गए। तो आपको पता होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर है, और डॉलर के बाद जो सबसे ज़्यादा करेंसी यूज़ होती है वो कौन सी है? यूरो। संघवाद के फायदे यूरोपीय एकीकरण में: साझा बाजार और व्यापार में बढ़ोतरी हुई, युद्ध की संभावनाएं कम हुई क्योंकि देश मिलकर फैसले लेने की प्रक्रिया बनी, और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। सब ज़्यादातर निर्णय क्या होते थे? सब देश मिलकर बातचीत के द्वारा लेते थे। संघवाद की सीमाएं और आलोचना: सभी देश अपनी आज़ादी को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। रक्षा और विदेश नीति में देश अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। भाषा और संस्कृति की विविधता के कारण एकता दिक्कत में आ गई, है ना। कुछ देश जैसे कि अपना यूके हुआ ने क्या किया, EU को छोड़ दिया, और जिससे संघवाद कमजोर हो गया। आर्थिक और शरणार्थी संकट में देशों में एकता नहीं देखी गई। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि संघवाद यूरोप को जोड़ने में मददगार रहा, लेकिन हर देश अपने फैसले खुद लेना चाहता था, इसलिए यूरोप में पूरा संघवाद लागू नहीं हो पाया। फिर भी यूरोप में शांति और विकास में संघवाद का बड़ा योगदान रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के प्रति लक्षित यूरोपीय यूनियन की विकास नीति की व्याख्या कीजिए। तो यूरोपीय यूनियन की विकास नीति क्या है? यूरोपीय यूनियन दुनिया के गरीब देशों को की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करता है। इसका उद्देश्य है गरीबी को हटाना, सतत विकास लाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, शांति और स्थिरता बनाना। गरीबी उन्मूलन पर EU का प्रमुख फोकस। तो गरीबी हटाना यूरोपीय यूनियन की विकास नीति का मुख्य केंद्र बिंदु है। यह गरीब देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार बढ़ाने के पर ध्यान देता है। SDG सतत विकास लक्ष्यों की अनुरूप काम भी करता है। यूरोपीय यूनियन के माध्यम वित्तीय सहायता: EU गरीब देशों को ऋण और अनुदान देता है ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर खर्च कर सके। EU यूरोपियन डेवलपमेंट फंड EDP के जरिए सबसे गरीब देशों को धन देता है। व्यापार में मदद, ट्रेड सपोर्ट: गरीब देशों के उत्पादन को यूरोपीय बाजार में आसानी से बेचने में मदद मिलती है। और एवरीथिंग बट आर्म्स, तो EBA स्कीम से सबसे गरीब देशों को बिना शुल्क और कोटा के यूरोप में सामान बेचने की सुविधा मिलती है ना। कितना अच्छा काम करता है। साझेदारी और सहयोग: ACP देशों यानी कि अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक के साथ साझेदारी समझौता करना लोकतंत्र, मानवाधिकार और अनुशासन को मजबूत करने में भी मदद करता है।
गरीबी हटाओ के लिए ईयू की योजनाएं, तो गरीबी हटाने के लिए क्या योजनाएं हैं? सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा, कृषि का विकास करेंगे और खाद्य सुरक्षा भी करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाएंगे जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम चलाएंगे जिससे लोग शिक्षित हों और कार्य करें। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करेंगे ताकि महिलाएं भी किसी पर निर्भर ना हो। जलवायु परिवर्तन से निपटना ताकि गरीब देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। स्थानीय शासन को मजबूत करना इसमें शामिल है। ईयू की विकास नीति के प्रभाव, कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़े। व्यापार में अवसर मिलने से गरीब देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। महिला और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा मिला। इसकी आलोचनाओं में लिखेंगे कि कुछ देश में भ्रष्टाचार के कारण ईयू की मदद का सही उपयोग नहीं हुआ। व्यापार समझौते में असमानता की शिकायत रहती थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में ईयू की मदद अपर्याप्त मानी गई। अकेले ईयू तो कुछ नहीं कर सकता ना। राजनीतिक और प्रशासनिक शर्तें गरीब देशों के लिए कभी कभी बोझ बन जाती हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि ईयू गरीबी हटाने के लिए गरीब देशों को आर्थिक मदद, व्यापार में अवसर और विकास योजनाओं में सहयोग देता है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में सुधार करने का प्रयास करता है। कुछ सीमाओं के बावजूद यूरोपीय यूनियन की विकास नीति गरीब देशों में शांति उन्मूलन में सहायक रही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्ट्रिक्ट संधि की मूल विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसके आंसर में बताएंगे मास्ट्रिक्ट संधि थी क्या? यह 1992 में नीदरलैंड में हुई एक संधि थी, है ना। इसने क्या किया था? यूरोपीय संघ बनाया था। 1963-93 में ये लागू हुई थी। अब हम जानेंगे क्यों बनाई गई थी। यूरोपीय देशों को और करीब लाने के लिए और साझा मुद्रा लाने के लिए उन्होंने सोचा था अगर यूरो कई देशों में चलेगी तो उससे क्या होगा, व्यापार और इजी हो जाएगा और जो यूरो है उसकी प्रासंगिकता भी बढ़ेगी। विदेश नीति और सुरक्षा में सभी देशों को मिलकर काम करने के लिए, ताकि उनमें एकता बनी रहे। तो एकता बनी रहेगी तो फिर युद्ध होने की संभावना भी कम हो जाएगी। यूरोप के नागरिकों को अधिक अधिकार देने के लिए। आई होप समझ रहे हैं आप। इसकी मुख्य बातें हैं, यूरोपीय संघ बना। पहले यूरोपीय समुदाय था, अब इसे यूरोपीय संघ में बदल दिया गया। 3 मुख्य हिस्से थे, 3 स्तंभ थे इसके। पहला था आर्थिक और सामाजिक नीति बनाते थे, देशों में व्यापार, शिक्षा और पर्यावरण आदि पर मिलकर काम करने के लिए। फिर विदेश और सुरक्षा नीति बनाते थे, जिसमें दूसरे देशों से संबंध रखने और इस पर मिलकर काम करने के लिए। फिर न्याय और आंतरिक मामलों के लिए प्रबंध था। अपराध, शरणार्थियों और पुलिस से सहयोग जैसे मामलों पर मिलकर काम करने के लिए। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकता स्थापित करना ताकि युद्ध ना हो। साझा मुद्रा, यूरो, जैसे भी हमने बात की, सभी देशों में एक साझा मुद्रा लाने का रास्ता बनाया। इसके लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी। यूरोपीय नागरिकता, हर ईयू देश जो यूरोपीय संघ के देश थे उस देश का नागरिक यूरोपीय नागरिक भी माना जाएगा। इससे लोगों को किसी भी ईयू देश में रहने, पढ़ाई करने, काम करने, चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला। संसद की शक्तियां बढ़ी। यूरोपीय संसद को ज़्यादा शक्ति दी गई ताकि फैसले लोकतांत्रिक तरीके से ले हों। इसके महत्व में बताएंगे कि यूरोप को एकजुट करने में मदद की, साझा मुद्रा यानी कि यूरो की तैयारी की, नागरिकों को ज़्यादा अधिकार दिए, देशों को आपस में करीब लाया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि जो मैस्ट्रिक्ट संधि थी, मैस्ट्रिक्ट संधि ने यूरोप में शांति और विकास के लिए देशों को एकजुट किया। इसने यूरोपीय संघ की नींव रखी और साझा मुद्रा तथा नागरिक अधिकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे।
अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चीन के साथ यूरोपीय यूनियन के संबंधों की प्रकृति एवं उद्देश्यों को का परीक्षण कीजिए। चीन और यूरोपीय यूनियन के संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले ही पता है ना, अमेरिका, दूसरी चीन। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है जो मिलकर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाते हैं। दोनों के बीच अच्छे संबंध होने से व्यापार, निवेश, पर्यावरण और वैश्विक शांति में मदद मिलती है। ये संबंध विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? संबंधों की प्रकृति कैसी थी? आर्थिक और व्यापारिक संबंध थे। चीन और ईयू के बीच बहुत बड़ा व्यापार होता था। चीन ना ईयू से बहुत सारी चीज़ें खरीदता था, मशीनें खरीदता था, वाहन खरीदता था, गाड़ी वगैरह, दवाइयाँ और लग्जरी सामान खरीदता था। ईयू भी चीन से चीज़ें खरीदता था। क्या? मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता था। चीन की ये चीज़ें फेमस हैं, भारत भी खरीदता है। चीन ईयू का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों में निवेश भी होता है। उदाहरण 2022 में ईयू और चीन के बीच व्यापार लगभग 850 अरब यूरो का था। राजनीतिक संबंध, दोनों के बीच राजनीतिक वार्ता और बैठकें नियमित होती हैं। दोनों जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए बातचीत करते हैं। चीन और ईयू के बीच मानवाधिकार और लोकतंत्र पर मतभेद भी हैं। हांगकांग और तिब्बत जैसे मुद्दों पर ईयू चीन की नीतियों से सहमत नहीं है। पर्यावरण और जलवायु में सहयोग, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दोनों दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हरित ऊर्जा, जिसमें सोलर और पवन ऊर्जा पर मिलकर प्रोजेक्ट चलाते हैं। प्रदूषण कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी सहयोग करते हैं। तकनीकी और शैक्षिक सहयोग, ज्ञान और तकनीक में शोध में मिलकर काम करते हैं। रिसर्च में जो भी रिसर्चेज होती हैं, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं। वो उनके लिए चलाएंगे तो वो उनके लिए चलाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई में भी ये लोग चर्चा करते हैं। हालांकि डेटा सुरक्षित पर मतभेद रहते हैं, क्योंकि वो अपना डेटा एक दूसरे से साझा नहीं करते, तो इस चीज़ को लेकर उनमें मतभेद चलता रहता है। संबंधों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, वैश्विक शांति बनाए रखना जिससे युद्ध ना हो, जलवायु परिवर्तन पे मिलकर लड़ना ताकि समस्या इतनी ना बढ़ जाए कि काबू में ही ना आए, वैश्विक नियम आधारित व्यापार प्रणाली को मजबूत करना, दोनों पक्षों के नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करना। चुनौतियां और मतभेद, मानवाधिकार का मुद्दा, ईयू चीन में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी पर चिंता जताता है। व्यापार असंतुलन, चीन से आयात ज़्यादा, निर्यात कम होने से ईयू को नुकसान होता है। चीन से क्या होता है? आयात ज़्यादा होता है, मतलब चीन से सामान ज़्यादा खरीदते हैं, और निर्यात कम, चीन को बेचा जाने वाले सामान की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो जिससे नुकसान होता है। डिजिटल और साइबर सुरक्षा, डेटा चोरी, साइबर अटैक जैसे मुद्दों पर ईयू चिंतित रहता है। भू राजनीतिक तनाव, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर मतभेद रहते हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि चीन और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय हितों पर आधारित है। इन संबंधों में सहयोग भी है और कुछ मुद्दों पर मतभेद भी है। दोनों चाहते हैं कि आपसी व्यापार बढ़े, पर्यावरण की रक्षा हो, वैश्विक स्थिरता बनी रहे। भविष्य में भी ये संबंध विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के अभियान में यूरोपीय संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इसमें बताएंगे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा आज वैश्विक चिंता बन गई है ना। ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ गया है, कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को, जानवरों को, कितनी सारी जैव विविधता थी ना,
स्पीशीज, कितनी सारी स्पीशीज लुप्त हो गई हैं और कितनी लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। यूरोपीय संघ इस अभियान में विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। यूरोपीय संघ ने अपने कानूनों, नीतियों और वैश्विक समझौतों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करने की दिशा में कई प्रयास किए। ईयू की भूमिका के प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम नीतिगत नेतृत्व की बात करते हैं। ईयू ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कठोर लक्ष्य तय किए हैं। पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक समझौतों को लागू करने में ईयू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईयू ने ग्रीन डील शुरू किया है, जिसके तहत 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी। ईयू ने उद्योग और परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) के तहत कंपनियों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण रखने की बाध्यता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, जैसे मीथेन हो गया, याद है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कई सारी ऐसी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश। यूरोपीय संघ ने 2020 तक ऊर्जा का 20% नवीनीकरणीय स्रोतों से लेने का लक्ष्य रखा, जिसे हासिल किया। अब 2030 तक इसे 40 से 45% तक ले जाने का लक्ष्य है। सौर, पवन और बायो एनर्जी पर निवेश बढ़ाया गया। प्रदूषण और प्लास्टिक पर नियंत्रण। यूरोपीय संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और प्लास्टिक कचरा कम करने की योजनाएं बनाई। जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कठोर मानक बनाए गए। वैश्विक नेतृत्व और सहयोग। यूरोपीय संघ विकासशील देशों को पर्यावरणीय संरक्षण और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वित्त और तकनीकी मदद देता है। संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर ईयू क्लाइमेट एक्शन बढ़ाने के लिए देशों पर दबाव बनाता है। इसके उद्देश्य हैं ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा करना, विकासशील देशों की मदद कर ग्लोबल स्तर पर क्लाइमेट चेंज से लड़ना। इसकी उपलब्धियां ये हुई, मतलब क्या क्या फ़ायदे हुए इससे, कि 1990 के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% की कमी आई। नवीनीकरणीय ऊर्जा में लगातार वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन के लिए फंडिंग में वैश्विक स्तर पर बड़ा योगदान रहा। ग्रीन डील के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए। चुनौतियां थी इसके सामने कि कुछ सदस्य देशों में आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण की सुरक्षा में संतुलन को चुनौती मिलती रही। ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक गैस की निर्भरता को कम करने में भी कठिनाई हुई। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन पर खर्च करने के लिए और अधिक सहायता देने की ज़रूरत थी। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और उपभोग से उत्सर्जन पर दबाव बढ़ा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि यूरोपीय संघ ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अभियान में वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। इसके नियम, नीतियां और ग्रीन डील जैसी पहले दुनिया के अन्य देशों के लिए उदाहरण हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, फिर भी ईयू का लक्ष्य हरित और सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे अभी तक। फिर हम अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो है यूनियन न्यायालय के कार्य क्या हैं। तो क्या है, पहले देखो यूरोपीय न्यायालय क्या है। यूरोपीय न्यायालय के कार्य क्या है बताना है, और बाय मिस्टेक यूनियन बोल दिया। और क्या है पहले देख लेते हैं। ये यूरोपियन संघ की सबसे बड़ी अदालत है। इसका काम यूरोपीय देशों में बनाए गए सभी कानूनों को ठीक से लागू करना और उन पर नज़र रखना है। इसका दफ्तर लक्ज़मबर्ग में है ना। तो क्या है, यूरोपीय संघ की
ये यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अदालत होती है। इसका काम न्याय करना है, लोगों में शांति बनाए रखना है, कानून बनाए रखना है और जो भी यूरोपीय देशों में कानून बनाए जाएंगे उनको ठीक से लागू करना है और उन पर नज़र रखना है कि कोई कानून गलत तो नहीं है। इसका दफ्तर कहाँ है? लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय न्यायालयों का काम क्या है? कानून समझाना। अगर किसी देश की अदालत को यूरोपीय कानून समझ में नहीं आ रहा तो ये अदालत कानून का मतलब आसान भाषा में बताती है। कानून का पालन कराना। अगर कोई देश यूरोपीय संघ के कानूनों को नहीं मान रहा है तो ये अदालत उसे आदेश देती है कि वह कानून का पालन करे, नहीं तो उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। विवाद सुलझाना। अगर दो देशों में झगड़ा हो, किसी व्यक्ति और ईयू की संस्था में झगड़ा हो, किसी कंपनी और ईयू संस्था में विवाद हो तो यह अदालत उस विवाद को सुलझाती है। गलत कानून हटाना। अगर यूरोपीय संघ ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो उनके नियमों के खिलाफ है तो यह अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये अदालत उसकी मदद कर सकती है और न्याय दिला सकती है। सभी देशों में कानून समान लागू कराना। ये अदालत सभी यूरोपीय देशों में एक जैसा कानून लागू करने में मदद करती है ताकि किसी भी देश में अलग नियम और किसी में अलग नियम ना हो, फिर मतभेद हो जाएगा। वरना इस अदालत का महत्व है कि यूरोपीय देशों में कानून की रक्षा रहे, नागरिकों को न्याय दिलाए, देशों में कानून का पालन करवाए, यूरोपीय कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, सभी देशों में कानून को बराबर लागू करे। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो उनको कानून के बारे में अच्छे से समझाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में यूरो की क्या भूमिका है और भारत के प्रति उसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिए। तो यूरो क्या है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, यूरो क्या है? मुद्रा। यूरो यूरोपीय संघ के कई देशों में इस्तेमाल होने वाली एक साझा मुद्रा है। 1999 में शुरुआत हुई थी इसकी और 2002 में नोट और सिक्के आए फिर इसके। आज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी मुद्रा है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्स्ट नंबर पे डॉलर और सेकंड नंबर पे यूरो। विश्व अर्थव्यवस्था में यूरो की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में। यूरो डॉलर के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। व्यापार, निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार रखने में कई देश यूरो का उपयोग करते हैं। कई देशों के सेंट्रल बैंक यूरो को अपने फॉरेन रिजर्व में रखते हैं। व्यापार को बढ़ावा। यूरोप के देशों के बीच व्यापार में मुद्रा बदलने की समस्या खत्म हो गई, जिससे व्यापार और बढ़ा। यूरो क्षेत्र के देशों में मूल्य स्थिरता और लेन देन में आसानी हुई। वैश्विक वित्तीय स्थिरता में भूमिका। यूरो ने वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। ये डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को थोड़ा कम करता है और कई देशों और कंपनियों ने यूरो में बॉन्ड भी जारी किए हैं। तेल और अन्य वस्तुओं के व्यापार में उपयोग। कुछ तेल निर्यातक देश यूरो में लेन देन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे डॉलर की मोनोपोली कम होती है। भारत के प्रति यूरो के निहितार्थ क्या है? व्यापार पर प्रभाव। भारत यूरोपीय संघ के देशों के साथ बड़ा व्यापार करता है। यूरोप में स्थिरता होने से भारत और ईयू के बीच व्यापार में आसानी रहती है। मुद्रा विनिमय में होने वाले नुकसान कम है। विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में यूरो को भी रखता है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होती है और भंडार में विविधता आती है। निवेश प्रवाह में मदद। यूरोपीय निवेशक भारत में निवेश करते हैं और भारतीय कंपनियां यूरोप में निवेश करती हैं। यूरो की स्थिरता निवेश के लिए विश्वास बढ़ाती है। निर्यात की प्रतिस्पर्धा पर असर। अगर यूरो मजबूत होता है तो भारतीय वस्तुएं यूरोप में सस्ती हो जाती हैं, जिससे निर्यात और बढ़ता है। अगर यूरो कमज़ोर होता है तो भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे निर्यात प्रभावित होता है।
तेल और वस्तुओं के दाम पर क्या असर पड़ रहा है? अगर यूरो मजबूत होती है तो कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव भारत को प्रभावित करता रहता है। चुनौतियां इसके सामने ये हैं कि यूरो जोन में आर्थिक संकट जैसे ग्रीन पीस संकट से वैश्विक बाजार और भारत पर असर पड़ता है। यूरो और डॉलर के बीच विनिमय दर में उतार चढ़ाव से भारत के व्यापार और निवेश में अनिश्चितता भी आती है और भारत के लिए यूरो में मूल्य अस्थिरता कभी कभी चिंता का विषय बन जाती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था में यूरो एक महत्वपूर्ण मुद्रा बन चुका है। इसने व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के लिए यूरो का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि विशेष रूप से यूरोप के साथ व्यापार करना, निवेश करना, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। हालांकि यूरो जोन में आर्थिक संकट और विनिमय दर में उतार चढ़ाव भारत के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसलिए भारत को यूरो और यूरोपियन बाजार में चल रही आर्थिक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखनी चाहिए ताकि भारत अपने व्यापार और निवेश में रणनीति को सही समय पर समायोजित कर सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1990 के दशक से सामान्य कृषि नीति यानी कि CAP में क्या सुधार हुए हैं? सामान्य कृषि नीति CAP यानी कि कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यह यूरोपीय संघ की किसानों को मदद करने वाली कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की योजना है और इसकी शुरुआत 1962 में हुई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, जो किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई थी 1962 में। 1990 के दशक में CAP में सुधार क्यों ज़रूरी हुए? यूरोपीय संघ का बजट बहुत खर्च हो रहा था, कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया था और गोदाम भर गए थे। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार बदलाव ज़रूरी थे। पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ खेती की ज़रूरत महसूस हुई। किसानों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की ज़रूरत थी। 1990 के दशक में सुधार हुए क्या? एक हुआ मैक्शेरी सुधार 1992 में। किसानों को उत्पादन आधारित सब्सिडी कम दी गई। किसानों को फसल कम उगाने पर भी मदद दी गई ताकि उत्पादन घट सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था और गोदाम एकदम अनाजों से पूरे भरे हुए थे, ना तो रखने की जगह थी। और इससे क्या होता है, फिर चीज़ों के मूल्य भी कम हो जाता है। कीमतें घटाई गई ताकि बाजार में कीमत स्थिर रहे। किसानों को प्रत्यक्ष नगद भुगतान देना शुरू किया गया। एजेंडा 2000 CAP का पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। किसानों को ज़मीन का सही इस्तेमाल करने और पर्यावरण बचाने में मदद दी। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अलग फंड बनाए गए। 2003 में जो सुधार हुए, उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी को कम कर दिया गया। सिंगल पेमेंट स्कीम शुरू की गई, जिससे किसानों को केवल इस शर्त पर मदद दी गई कि वे पर्यावरणीय नियमों का पालन करेंगे। किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वास्थ्य जांच हेल्थ चेक 2008 में जो सुधार हुए, इसमें क्या था? CAP को और सरल और लचीला बनाया गया। पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा की बचत और नई चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाओं में बदलाव किया गया। सुधारों का उद्देश्य किसानों की आमदनी को सुरक्षित रखना, उत्पादन और मांग में संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, EU बजट का सही इस्तेमाल करना, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1990 के बाद CAP में सुधार कर इसे पर्यावरण अनुकूल, बाजार आधारित और किसानों की आय को सुरक्षित रखने वाला बनाया गया। इससे यूरोपीय संघ का बजट बचा, पर्यावरण की रक्षा हुई और किसानों को बाजार में टिकने में मदद मिली। तो ये सारे पॉइंट थे इससे इन क्वेश्चन से रिलेटेड सारे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये सब पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो ये पॉइंट पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं इसमें। अब आप एक बार इसको बुक से रीड कर लेना तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और देखते रहे जीके बैंक। थैंक यू।